जीवन का आनंद ले रहे हैं। क्या बढ़िया बाजार था, सुबह लाइव आया था और बाजार को हमने देखा, समझा, जाना, बहुत सारी बातें की और जिस तरीके से समझने की कोशिश किया उसके बाद बाजार जैसा हमको दिखाई दिया, सीधी तरीके से प्रिडिक्टेबल बाजार था। प्रिडिक्ट किया जा सकता था कि किस तरफ जा रहा है, आसान भी था, बहुत ज्यादा कुछ कठिन मोमेंटम भी नहीं था और कंप्लीटली धीरे धीरे धीरे, जैसा हम लोग वीकली रेंज की बात कर रहे थे कि वीकली रेंज काम करेगी, बेरिश होता चला। एक मूव जो कलर और हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि यहाँ से वापस रिवर्सल 540 तक मिल जाए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि पहले से ही हमको ब्लड बाथ दिख चुका था बाजार में। तो कैसे दिखा वो ब्लड बाथ, देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सुबह जब निफ्टी की शुरुआत हुई थी तो निफ्टी में सपोर्ट हमको 19,400 से शुरुआत हुई और रेजिस्टेंस 19,500 से शुरुआत हुई। सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स टॉप, दोनों ही वीक टुवर्ड्स टॉप। इसका सीधा सा मतलब कि मार्केट में एक बुल रन का सिनेरियो, और इस बुल रन के सिनेरियो में हम पुट खरीद नहीं सकते, इसलिए हमको इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। धीरे से सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो गया 500 पर और धीरे से रेजिस्टेंस भी ऊपर शिफ्ट हो गया 500 से 600 पर, यानी कि बाजार हमको और ऊपर जाता हुआ दिखाई देना शुरू हो गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बाजार जब यहां पहुंचा तो हमने जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप था उसके एक डाइवर्जन पहले एक कैलकुलेशन कर रखी थी कि, और वीकली रेंज के हिसाब से भी, और दूसरी चीज की जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप था वहां से नए जगह पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, इसलिए ये कैलकुलेशन कर रखी थी कि भैया ये दिन का टॉप अपने आप में कहला सकता है अगर ये परसेंटेज इसी तरीके से काम करता रहा तो। समय बीतने के साथ ही बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। हालांकि जब अपने टॉप पर पहुंचा तो वहां कमजोर दिल वालों के लिए कोई खेल नहीं था, मजबूत हृदय वालों के लिए, बहुत मजबूत हृदय वालों के लिए सोचा जा सकता था कि हाँ चलो ठीक है, इस डाइवर्जन का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन बेहद मजबूत हृदय वालों के बाजार यहां से ऊपर अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ था, सपोर्ट स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा था। रेजिस्टेंस की परसेंटेज 94% तक इंक्रीज हुई नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो नए प्लेस पर जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसी के डाइवर्जन से अपने आप में एक ट्रेड होता है, लेकिन वो ट्रेड तभी ज्यादा सक्सेसफुल होता है जब कंटिन्यूअसली ये परसेंटेज इंक्रीज होती रहे। हालांकि यहाँ पर परसेंटेज स्लोली डिक्रीज होने लगी थी रिवर्सल के बाद, रिवर्सल होने के बाद। ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि जब मैं सुबह भी बैठा था मैं बोल रहा था कि कुल मिला जुला के इसकी वजह से बाजार 550 से लेकर के 500 की रेंज का दिखाई दे रहा है। 550 से लेकर के 550 से लेकर 500। फिर नया क्या हुआ बाजार में, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, धीरे धीरे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने की तैयारी कर रहा था। समय धीरे धीरे हुआ 10:15 AM, 10:15। 10:15, बीच में एक बार हमको डेटा का स्लाइड सा ग्लिच आया था 5 मिनट के लिए। समय हुआ 10:25, रेजिस्टेंस ऐसे ही वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो चुका था। थोड़ा और वक्त बीता, 10:30, और वक्त बीतने के साथ रेजिस्टेंस में हमको एक नया डेवलपमेंट दिखाई दिया। उम्मीद करता हूँ इस नए डेवलपमेंट को आपने कैच किया होगा, पकड़ लिया होगा। वो नया डेवलपमेंट हमको क्या दिखाई दिया, 11 AM पर चल के देखते हैं। 11 बजे, 11 बजे तक तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था जो कमजोर, वापस से स्ट्रॉन्ग रहा था, वापस से फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम होना शुरू कर दिया था। ऐसे केस में बाजार नीचे भी 500 के आसपास टहल रहा था। 11 AM से 11:15 होते होते
अब हमको नया डेवलपमेंट 500 पर भी दिखाई देना शुरू हो गया था। 1150 से जब वक्त हुआ 1130 और पहले ही 1120 कह लीजिए, तो लगभग 1120-22 के आसपास बाजार में ये रेजिस्टेंस नए प्लेस पर फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, और इस बार ओआई की वजह से वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ। यानी कि जो बाजार 550 के डाइवर्जन तक आने की क्षमता रखता था, या फिर यहां तक तो ये थ्योरी कह रही थी कि चूंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए बाजार जो है कि रेजिस्टेंस में चूंकि नया वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इसलिए बाजार जो है कि 550 के डाइवर्जन से रिवर्स हो जाएगा। सपोर्ट चूंकि बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिर करके 500 के एक्सटेंशन से हो सकता है रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, यानी कि ये प्रेशर और तगड़ा हो गया, जहां से ये तय हो जाता है कि ये बाजार अब 450 के डाइवर्जन तक नीचे गिरेगा, मतलब 430 के डाइवर्जन। समय थोड़ा और भी था, 1135, 1135, 1140, 1150, और 1150 होते होते रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो चुका था और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया था बस। और इस समय बाजार चल रहा था लगभग 475, 475। ये केस, ये कहानी बाजार में बेयर रन यानी कि ब्लड बाथ को दर्शाती है कि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ, एक बेरिश, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, और वो भी रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर दो स्ट्राइक प्राइस, पहले 550 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम, फिर 500 पर शिफ्टिंग, और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। यहीं से ये तय हो जाता है कि अब इस बाजार में ब्लड बाथ है, यानी कि अब वो रिवर्सल की कहानी खत्म की, अब कोई रिवर्सल की कोई उम्मीद दिख सकती है। हाँ, अगर दिखी भी तो कहीं जाके 300 400 के एक्सटेंशन पर, 380 वगैरह पर कहीं हो सकता है कि शायद कहीं कुछ दिखे। हाउएवर ये ब्लड बाथ है, और इस ब्लड बाथ का सम्मान हमको करना चाहिए। अगर 450 पे वैल्यू आने लगे तो वो अपने आप में 450 यानी कि 470 की ये जो वैल्यू आ रही है, ये अपने आप में हाईली रिस्की ट्रेड, और 510 जो आ रहा है, ये अपने आप में काइंड ऑफ मॉडरेट ट्रेड हो जाता है बेरिश ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि अब ये टूटता हुआ बाजार दिखाई देगा। और यहीं से ये बात तय हो जाती है कि ये एक ब्लड बाथ का सिनेरियो है। जब बाजार इस किसी दिशा में चल रहा था, उसके बाद बाजार एक बार 490 तक का भी हाई लगाया, फिर धीरे 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 370-80 तक चला, या फिर कहीं से कहीं तक ये संभावना कहीं से कहीं तक फिर कभी बदली ही नहीं। मतलब ये प्रेशर एट ऐसे ही इंक्रीज होता रहा, और कुल मिला जुला के बाजार इस बार फिर से वीकली रेंज के टॉप से फिसल गई। हालांकि कल जो हमने देखा था, समझा था, हमने भी कल वीकली रेंज के टॉप से बाजार के फिसलने की बात की थी कि वीकली रेंज के टॉप से बाजार फिसल जाएगा। और कल के प्रिडिक्शन और आज के प्रिडिक्शन में एक डिफरेंस रहा, जो दिन के बाद में जो हमको देखने के लिए मिला, वो दिखा भी देता हूं मैं कल का प्रिडिक्शन। ये दिस वाज यस्टरडेज प्रिडिक्शन। कल के प्रिडिक्शन में भी हम लोग बात कर रहे थे कि बाजार 430 तक नीचे गिर करके आएगा, और अगर यहां पर सपोर्ट मजबूत रहा तो ऐसे केस में बाजार वापस रिवर्स हो जाएगा। लेकिन सपोर्ट मजबूत नहीं रहा, गैप अप ओपनिंग के बाद हमको बाजार में जो हाई कल हम प्रेडिक्ट कर रखे थे वो हाई भी मिला, जो लो हम प्रेडिक्ट कर रखे थे वो लो भी मिला, उसके भी नीचे एक और लो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि एक और लो बाजार में हो सकता है कि यहां तक का मिले, वो एक और लो भी मिला। तो जो रेंज कल हमने तय की थी मार्केट की 580 से लेकर के 380, वो 580 से लेकर के 380 की पूरी रेंज बाजार ने तय कर डाली। पूरी रेंज मार्केट ने तय कर डाली, 580 से लेकर के 380 तक की। और इतनी ही रेंज हम कल बैठे बैठे बाजार की प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये इतनी रेंज का कल का बाजार, थर्सडे का बाजार होगा।
यही है ऑप्शन सी। सर आज आपने 10-15 पर ये कैसे बता दिया था कि जो रेजिस्टेंस WTB कमजोर हो रहा था वो 79-80% तक जाकर के फिर से वीकनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा? भैया यही तो एक्सपीरियंस होता है ना, मेरे और आपके बीच में डिफरेंस जो है वो एक, थ्योरी का ध्यान तो मैं आपको दे लूंगा लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है धीरे धीरे ही आपको आएगा। जनरली यही यही एक एक्सपीरियंस का ही तो डिफरेंस होता है ना, वही एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है। मैं तो कल से ये बात बोल रहा हूँ कि भैया वीकली रन जब 4 दिन नहीं टूटी तो 5वां दिन टूटने का कोई उम्मीद ही नहीं है। वो तो वो टॉप मतलब टॉप ही होता है ना। टॉप को मतलब टॉप ही होता है। ठीक है। हाँ, अब अगर बात करें, अब अगर बात करें कि आज के इस बाजार में अगर किसी की मैं बात करूं कि कोई अगर कोई सेफ ट्रेड ढूंढने वाला है तो कोई सेफ ट्रेड नहीं था, पहले ही बता दे रहा हूँ। देयर वॉज नो सेफ ट्रेड एट ऑल, कोई 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 सेफ ट्रेड था ही नहीं, हाईली रिस्की ट्रेड थे। हाईली रिस्की ट्रेड्स थे। पहला हाईली रिस्की ट्रेड, अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है तो ये 1P। हाईली रिस्की क्यों? क्योंकि हमको 600 का भी एक्सटेंशन हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है कि वो विक्टोरियस बॉटम नहीं हो। वो तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। परसेंटेज वापस से इंक्रीज होने लगी, वो भी बहुत अच्छी बात है कि टूट गया। पहला हाईली रिस्की ट्रेड, बहुत हाईली रिस्की। दूसरा हाईली रिस्की ट्रेड 2P, यहां पर 2P, जिसने 2P को लिया होगा। तीसरा, किसी ने हो सकता है कि किसी के मन में यहां पर आया हो 3C, लेकिन उम्मीद करता हूं कि वो देखते ही फिर एग्जिट भी कर गया हो। 3C में भी कि शायद कुछ लोगों के मन में आया हो सकता है, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करने की कोशिश की हो, लेकिन अगर समझदार रहे होंगे तो एग्जिट कर गए होंगे, है ना। एग्जिट कर गए होंगे। ठीक है। तो दो हाईली रिस्की ट्रेड, 1PE और 2P, ये दोनों अपने आप में थे। कॉल कहीं से कहीं तक कोई ट्रेड नहीं था बुलिश। एक 3C पर स्लाइड सा मोमेंटम, क्यों क्यों था वहां पर मोमेंटम, दिखाता हूं मैं आपको 10:30 बजे के आसपास। क्या थ्योरी क्या थी उस समय, क्या सोच क्या रही होगी। 10:30 के आसपास, 10:30 के आसपास क्या हुआ था कि बाजार में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम। ठीक है। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, ऐसे केस में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी कि 490 के आसपास की वैल्यू जो वहां पर ये बाजार था, सॉरी, ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, जिसका परसेंटेज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा था, कंटिन्यूअसली कम हो रहा था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि ये 78-80% जाते जाते फिर वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ऐसे केस में रेजिस्टेंस अगर वापस से स्ट्रांग हो जाए, ऐसे केस में एक संभावना ये रहती है कि एक प्रिडिक्शन है कि अगर रेजिस्टेंस वापस से स्ट्रांग हो जाए तो यहां पर कोई सोच सकता है कि चूंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है तो EOS+1 से एक ट्रेड मारने की कोशिश कर ली जाए। लेकिन जैसे ही आपने कोशिश किया होगा वैसे ही धीरे से रेजिस्टेंस की परसेंटेज वापस से इंक्रीज होनी शुरू हो गई होगी, और 2-4 मिनट 5 मिनट के अंदर ही आपको मजबूरन उस ट्रेड से एग्जिट करना पड़ा होगा, है ना। सही है, मजबूरन एग्जिट करना होगा। नहीं, अगर आपने बहुत देर तक वो पोजीशन रखी तो फिर आपने गलती की, क्योंकि वो वापस से वो इंक्रीज, और मैं आपको बोल के भी गया था, मैं लाइव में तो खुला बोल के गया था कि ये परसेंटेज जनरली इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है और ये इंक्रीज हो जाएगी। लाइव में मैं खुला आपको बोल के गया था कि परसेंटेज जनरली इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है और वो इंक्रीज हो जाएगी। कहीं बहुत कहीं आप सोच सकते हैं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर जाकर सोचिएगा, लेकिन वो ब्लड बाथ का सिनेरियो बन गया तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी अपने आप में ट्रेडेबल नहीं है। ठीक है। ब्लड बाथ का भी सिनेरियो बन गया तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी अपने आप में ट्रेडेबल नहीं है। ब्लड बाथ है सपोर्ट पर तो, ब्लड बाथ है। ठीक है। सही है। चलिए अब आज का पोल करते हैं।
हिंदी ट्रांसलेट कर लिया करिए भाई लोग, सब काम मैं ही कर दूं। एक कॉपी करके ट्रांसलेट करने में आपका जाता क्या है? इतने आलसी कैसे हो सकते हैं आप? हैं? फुल प्रमोट जरूर करिएगा, है ना। स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है आपको पोजीशन अपनी, है ना। जीरो होने के बाद भी 5 पैसे 25 पैसे का टारगेट लगा के रखेंगे आप। 12:30 पर क्या, 12:30 बजे सीई का ट्रेड नहीं बन रहा था? 12:30 बजे देखते हैं। 100% नहीं बन रहा था, वैसे तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सीई का ट्रेड 12:30 बजे। रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, बताइए कैसे सीई का ट्रेड बनेगा? रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, बताइए कैसे सीई का ट्रेड बनेगा? 100% नहीं बन रहा था। ये ब्लड बात है, गुनाह है कॉल ऑप्शन, सही बात है। गुनाह है वहां पर कॉल ऑप्शन खरीदना, ब्लड बात है वो। और उसके बाद भी जो सीओए वन को नहीं मानेगा वो लॉस करेगा। आज के दिन में ज्यादातर लोग यही लोग लॉस किए होंगे जो सीओए वन को नहीं माने होंगे। अगर बहुत सारे लोगों ने लॉस किया भी होगा तो वही लोगों ने लॉस किया होगा जिन्होंने सीओए वन को नहीं माना होगा, है ना। अभी तक 718 वोट पड़े हैं, लगभग 32% लोग नुकसान में है। सीओए वन के अगेंस्ट गए होंगे, नुकसान कर लिया होगा। जबकि आज जीनी में भी आपको दो वैल्यूज दिखाई थी। कौन कौन सी दो वैल्यू दिखाई थी? एक डाइवर्जन वन, रिस्की ट्रेड, और एक डाइवर्जन टू। वो भी हाईली रिस्की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताया था। ये भी हाईली रिस्की और ये भी हाईली रिस्की, लेकिन जब जीनी ने बताया था तब ये हाईली रिस्की था। जब तक मार्केट यहां पहुंचा तब तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका था। जब तक बाजार यहां पहुंचा तब तक वीक टुवर्ड्स बॉटम ऑलरेडी हो चुका था, है ना। तो जीनी ने दो वैल्यूज बताई थी, एक ये वैल्यू बताई थी, एक ये वैल्यू बताई थी। जब यहां बाजार पहुंचा तो ब्लड बाथ बन चुका था, तो यहां से खरीदने का तो नहीं बनता था। ब्लड बाथ का सिनेरियो बन चुका था ऑलरेडी, है ना। मंडे से शुरू करिए मुकेश जी। सही है। ब्लड बाथ के सिनेरियो के लिए चार्ट ऑफ एक्सेस 1.0 के वीडियोस देखिएगा, आपको मिल जाएंगे ब्लड बाथ के सिनेरियोस कैसे होते हैं। फिर भी आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप आलसी हैं, पुरानी क्लासेस के वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं, आपको दिक्कत है, समस्या है, शर्म आती है वीडियो देखने में, मजा नहीं आता है, बोर होते हैं, या फिर या फिर आपको ऊपर वाले ने अलग से सपने में आके मना किया है कि पुरानी वीडियो मत देखिए, तो उसके लिए आप इंतजार कर सकते हैं। नई वाली वीडियोस में जरूर मैं वो सारे टॉपिक फिर से कवर करूंगा। ठीक है ना।
फिर आपने कैसे पहचान लिया था कि गैप अप ओपन होगा? हमने तो आज पूरी रेंज पहचान ली थी कल ही की डेट में। कल की डेट में तो मैंने आपको पूरी रेंज बताई, मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसके लिए आप वो मत करिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको कल भी बोला था कि जो रेंज है वो ये दिखाई दे रही है, ये मत। मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि आप लोग क्या हो जाते हैं कि प्री माइंडसेट वाले हो जाते हैं। प्री माइंडसेट का मतलब क्या, कि ऐसा ही होना है तो ऐसा ही होगा, फिर प्रैक्टिकल देखना बंद कर देंगे। तो प्री माइंडसेट नहीं होना है हमको, प्री माइंडसेट नहीं बना लेना है कि ये ऐसा 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 बोला तो वी हैड द रेंज, हमारे पास रेंज थी कि बाजार 380 नीचे, 580 ऊपर, ये रेंज हमको दिखाई दे रही है। मूवमेंट, हमने एक मोमेंटम प्रेडिक्ट किया कि एक गैप अप ओपनिंग होने पर क्या क्या हो सकता है, वो गैप अप ओपनिंग होने पर ये हो सकता है, वो प्रेडिक्ट किया कि ये हो सकता है। कुछ कुछ सिमिलर वैसे ही मोमेंटम बने, कुछ कुछ मोमेंटम वैसे ही बने। जो हम लोग दिन के पहले फर्स्ट हाफ में प्रेडिक्ट कर रहे थे कल, वो दिन के सेकेंड हाफ में हो गया, और दिन के सेकेंड हाफ में हो गया। और जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हाँ यहाँ कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बना, वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। तो ऐसे केस में बाजार एक्स्ट्रा और नीचे आया, जो कि हमने दिन के पहले हाफ में प्रेडिक्ट किया था कि पहले हाफ में हो सकता है कि एक्स्ट्रा नीचे आ जाएगा, बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आ जाएगा। तो होता कुल मिला जुला के रेंज तो वही होती है कि दिख रही थी कि कल 200 पॉइंट की रेंज है, दिख रही थी ना, 580 से 380। बस हमको प्री माइंड सेट नहीं बना लेना है कि हाँ एकदम मतलब कि ऐसे का ऐसा ही चलना है बस। हाँ वहाँ वो रेंज दिख रही है, उस रेंज पर बाजार को हमने प्रिडिक्ट किया है कि ये रेंज में बाजार चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके मार्केट बाजार जुगाड़ बना लेगा वैसा चलने का। जुगाड़ बना लिया। कैसे जुगाड़ बनाया? सुबह में तो एकदम बुल रन दिखाई दे रहा था जब हमने सुबह मार्केट ओपन किया तो 9:30 पर बाजार को देखिए, 9:30 पर तो एकदम बुल रन दिखाई दे रहा है बाजार, कि एकदम बुल रन ही हो जाएगा। लेकिन 9:30 पर बुल रन होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये बुल रन रह ही जाएगा बाजार। ये बुल रन रह ही जाएगा, 9:30 छोड़िए, 9:22 तक ही बुल रन दिखाई दे रहा था मार्केट में, वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स टॉप, ये बुल रन दिखाई दे रहा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बुल रन ही रह जाएगा, इसमें बहुत सारे नए सिनेरियोस बन सकते हैं। और जब 4 दिन तक बाजार ने अपना वीकली रेंज नहीं ब्रेकआउट किया है, तो आज अकेले 5 घंटे के लिए क्यों ब्रेकआउट करेगा? हाँ, आज 5 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए क्यों ब्रेकआउट करेगा? ऑलरेडी समय बीत चुका है, ऑलरेडी उसका समय निकल चुका है। तो कोई ना कोई तो मार्केट सिनेरियो बनाएगा। ये तो तय होता है कि मार्केट सिनेरियो बनाएगा। जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको सिनेरियोस भी पता चलने लगेंगे, प्रोडिक्ट करने लगेंगे कि हाँ ऐसे 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 सिनेरियोस बन सकते हैं। ठीक है ना? और जिनको उसको समझना हो, कल की वीडियो को 10,000 बार देख लीजिएगा कि क्या क्या बातें मैंने बोली थी। उसको आराम से लिख लिख के देखिए कि क्या क्या बातें ऐसी मैंने बोली थी, जिन बातों की वजह से मैं वो बात बोल रहा था। एक बार में बोलने में फ्लो में निकल जाता है, फिर उसको दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिए कि मैं कौन कौन सी पॉइंट को देख रहा हूँ या कौन कौन सी पॉइंट्स को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। इस तरीके से ये क्लू निकाल के यहां से यहां तक का बाजार की रेंज है ना? क्योंकि हमको कुछ नहीं पता है, जैसे आप ब्लैंक है वैसे मैं भी ब्लैंक हूँ। किसी को कुछ नहीं पता है कि अगले दिन क्या होगा, मुझे नहीं पता कि अगले दिन क्या होगा, आपको भी नहीं पता कि अगले दिन क्या होगा। कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, हम पूरी तरीके से ब्लैंक हैं। जस्ट वी आर फाइंडिंग सम क्लूज, हम डिटेक्टिव्स हैं और हम लोग डिटेक्टिव की तरह काम करना है। ये क्लू है, ये क्लू है, ये क्लू है, इन क्लू की वजह से पता चलेगा कि भैया जो साइको किलर है वो अगला मर्डर किसका कर सकता है? ठीक है ना? सीधी सी बात है। तो वो क्लू का पता लगाना है। आपने कौन सा ट्रेड किया था बताओ सर? मैं भैया कल से मैं निफ्टी को होल्ड करके बैठा हुआ था। आज सुबह यहाँ मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है 564 के आसपास। ठीक है, मैं पहले से ही होल्ड करके बैठा हुआ था। 300 एंड 314 से पोजीशन में होल्ड करके बैठा हुआ था, 314 से, परसों से, 314 से। क्योंकि बाजार में वीकली रेंज का टॉप मेरे को दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो मैं पूरे वीकली रेंज के टॉप पर गया, बाइंग करके बैठा हुआ था भैया। ठीक है।
होल्ड ऑप्शन नहीं करना होता है, फ्यूचर कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं कि होल्ड किया हुआ हूं तो नए ट्रेड्स नहीं कर रहा हूँ, होल्ड किया हुआ हूं तो नए ट्रेड्स भी कल किया था मैंने। कौन से नए ट्रेड्स किए थे? कल मैंने बॉटम से बाइंग की ही थी, बहुत बेहतरीन वाली, जबरदस्त वाली, और पूरा ट्रेड किया था। वो अलग ट्रेड था और वो अलग ट्रेड था। आज गैप अप ओपनिंग होते ही प्रॉफिट बुकिंग कर ही लिया, है ना। उसके बाद नीचे आते आते बॉटम पर फिर ऐसी कोई ट्रेड लेने की मेरे को कोई ऐसी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं कोई ट्रेड लूं, क्योंकि मैं 530 के आसपास की वैल्यू का इंतजार कर रहा था, कि मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ आएगा, और यहाँ पर मैं लाइव था आपके साथ तो ट्रेड ले नहीं पाया। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग जरूर करके बोल के रखा था कि 4 564 पे बुक करना है ना। तो नीचे आते थे कोई ट्रेंड मेरे को लेने की किसी कोई इच्छा नहीं हुई। 530 आता तो जरूर खरीदता, लाइन खींच के रखे थे। 530 आता तो जरूर बेच पाता, बेचने की सोचा था। और हाँ, और बहुत जल्दी 380 आ जाता तो खरीदने के लिए भी सोचा था, कि बहुत जल्दी अगर 380 आ जाता मार्केट, मतलब 1:30 बजे तक भी आ जाता तो भी खरीद लेता मैं, क्योंकि मेरे को फिर वहां से 100 पॉइंट्स ऊपर दिखाई दे रहा था। ऐसे ही मेरे को कल का बाजार गैप अप दिखाई दे रहा है। तो होता है, समय लगता है, टाइम डिके फ्यूचर में नहीं होता है ना। ऑप्शन नहीं होल्ड करते हैं भैया, फ्यूचर को होल्ड कर सकते हैं। जब होल्डिंग के लिए आपके पास फ्यूचर की कैपेसिटी हो तो फ्यूचर में आप होल्ड कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन को होल्ड नहीं करते हैं। ठीक है। ऑप्शन हमेशा इंट्राडे करता हूँ। ठीक है। फ्यूचर लेने के लिए, फ्यूचर की 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में हो तो 1 लॉट फ्यूचर आप ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर ले सकते हैं क्या? अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया हो तो 1 लॉट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया कि फ्यूचर लेना है तो फ्यूचर ही ले लो। सबकी अपनी अपनी ट्रेडिंग कैपेसिटी होती है, सीधी सी बात बोलूं, सही सही बात बोलूं, थोड़ी कड़वी लगती है लेकिन यही सच्चाई है। सबकी अपनी अपनी ट्रेडिंग करने की हैसियत होती है। हैसियत। अगर आप अपने हैसियत के ऊपर ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली लॉस खाएंगे। समझ गए? और सीधा वर्ड बोलूं, औकात। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, सब अपनी अपनी जगह पर है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि किसी के पास कितना पैसा है कितना नहीं, इस सेंस में नहीं। ट्रेड को बर्दाश्त करने की औकात, कितना दिल धक धक नहीं होगा, ये वाली औकात की बात कर रहा हूं, समझ गए? हाँ, ट्रेड को बर्दाश्त करने की औकात किसकी कितनी है। नहीं कर पाते हैं लोग, अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं और लॉस बुक करके चले आते हैं। ठीक है ना। आई बात समझ में? 7 लाख से 1 लॉट कर सकते हैं। ठीक है ना। अरे यार, आज तुमको जल्दी आने को बोला था, तुम आए ही नहीं। हम्म। जल्दी आओगे तभी शूट हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर मैं निकल जाऊंगा। कल आ जाओ 12, 11:30, 12 बजे, है ना। ठीक है ना। फ्यूचर में टाइम डिके होता है ना, उसी पर तो आर्बिट्रेजिंग होती है। लेकिन फ्यूचर का टाइम डिके स्लो होता है इन द कंपेरिजन ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन की एक्सपायरी हर वीक हो रही है, फ्यूचर की एक्सपायरी महीने में एक बार हो रही है। तो स्लो डिके होगा ना। जो आर्बिट्रेज हम लोग करते हैं ऑप्शन चेन में, आर्बिट्रेज फिर बताऊंगा इस महीने में, अगले महीने में मैं आपको, कि आर्बिट्रेज जो हम लोग करते हैं, ये हो गया ना एक्सपायरी। अब कोई एक्सपायरी है क्या इस महीने में? 31 अगस्त को है। तो 1 सितंबर को, 1 ऑफ सितंबर को फिर मैं आपको आर्बिट्रेज बताऊंगा। तो आर्बिट्रेज जो हम लोग करते हैं वो आर्बिट्रेज फ्यूचर के टाइम डिके पर ही आधारित है। वहां पर फ्यूचर का टाइम डिके ही होता है जिसकी वजह से हमको पैसा मिलता है ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आखिरी क्लास, पिछली क्लास जो हमने की थी, वहां पर हमने समझा था कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना चाहिए, और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को हमने ढंग से समझा था। अब आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को। प्रॉपर सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो लोग, स्पेशली जो लोग 3 महीने से ज्यादा नए हैं, उनके लिए एकदम लाइव ये एक्सक्लूसिव क्लास है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या है, और किस तरीके से बाजार को हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इमेजिनरी लाइन पर
स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी, या फिर कह लें कि उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो, कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाती है। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से पुट साइड में, पुट साइड में, कॉल साइड में बड़ी वाली नहीं भाई, छोटी वाली, और पुट साइड में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हो। आउट ऑफ द मनी, थे मनी क्यों लिख रहा है, द मनी भाई। आउट ऑफ द मनी, या फिर कह लें कि उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो, पुट साइड, सपोर्ट कहलाती है। अब इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखना होता है इसमें आपको गूगल पर, और जैसे ही आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखेंगे आपको यहाँ ट्रांसलेट करने का मौका मिल जाएगा। थोड़ा कॉमा वॉमा सही करना पड़ेगा। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से, यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे तब सही ट्रांसलेशन होगा। कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए फिर कॉमा, आउट ऑफ द मनी की तरफ, या फिर कह लें कि बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए फिर कॉमा, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम फिर कॉमा, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो फिर कॉमा, कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाती है। अब सही है। Out of the pair of strike prices on the imaginary line is starting from the smaller strike price on the call side out of the money, or say moving towards आउट ऑफ, शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, मनी की तरफ जाते हुए, या फिर कहने की तरफ जाते हुए, या फिर कहने की मनी की मनी की तरफ जाते हुए, या फिर कह लेंगे हाँ, out of the pair of strike prices on the imaginary line is starting from the smaller strike price on the call side going towards out of the money, or say higher strike price, the largest open interest or the largest volume whichever is closer to the imaginary line is called resistance on the call side। बहुत बढ़िया। फाइनली ये है डेफिनेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस की।
ठीक है। वैसे ही सपोर्ट इंग्लिश वाला भी ले लीजिए। ये लीजिए। अब समझने की कोशिश करेंगे इसको, पहले ये वाला भी हिंदी इंग्लिश आपको दे लें, फिर समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से पुट साइड में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, या फिर कह लें कि उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब पुट साइड में सपोर्ट कहलाती है। Of the pair of strike prices on the imaginary line is starting with the larger strike price on the put side, going out of the money, or say going to the smaller strike price, the largest open interest or the largest volume, whichever is closer to the imaginary line is called support in put side, support on the put side। ठीक है, ये भी डेफिनेशन ले लीजिए। ठीक है, और इसका इंग्लिश वर्जन भी ले लीजिए। चलिए, अब समझने की कोशिश करेंगे इसको। रोशन सिंह जी लिखते हैं, अगर इसको समझना है तो पुष्कर राज ठाकुर सर के चैनल पर पड़ी होती, जाइए आप वहीं देख लीजिए, यहाँ कहाँ टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, उधर ही देख लीजिए भैया, वो ज्यादा सही है। थोड़ा एक सीट खाली करिए, कितने लोग लाइन में लगे होंगे आपके चक्कर में। हाँ, जूझ रहे होंगे कि उनको सीट नहीं मिल रही होगी यहाँ। कैलकुलेटर पर क्लास कब शुरू होगी? ये क्लास कहाँ चल रही है, कैलकुलेटर पर ही तो चल रही है। हम्म। अच्छा, उसमें भी मैं ही हूँ? अरे सही में? अच्छा, चलिए। चलिए, अब चला जाए।
हम्म। चलिए अब ध्यान ध्यान से सुनिए। तो अब इसमें से एक एक शब्द का मतलब हमको समझना बेहद जरूरी है। पहला शब्द इमेजिनरी लाइन। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इमेजिनरी लाइन का मतलब नहीं समझता? क्या आप में से कोई ऐसा है जो इमेजिनरी लाइन का मतलब नहीं समझता? क्या आप में से कोई ऐसा है जो इमेजिनरी लाइन का मतलब नहीं समझता? नहीं समझते? चलिए समझा देता हूं। इमेजिनरी लाइन क्या होती है? इमेजिनरी लाइन एक इमेजिनेशन होती है। इमेजिन करिए, सपोज करिए, माना कि, सपोज करिए, माना कि यहां पर निफ्टी को लेकर चलते हैं। सपोज करिए ये खाली एक कैनवस है। कैनवस बोलते हैं ना, खाली। मैं यहाँ पर हर एक निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइसेस होती है, निफ्टी में कहाँ स्ट्राइक प्राइस हो सकती है? यहाँ पर 19,000 पर होती है। तो मैं 19,000 पर एक लाइन खींच देता हूँ। उसके अलावा कहां पर निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस हो सकती है? 19,050 पर हो सकती है। तो 40 के थोड़ा सा ऊपर मैं यहां पर खींच लेता हूं एक लाइन। सही है। उसके ऊपर कहां हो सकती है? 18,950 पर हो सकती है, 60 के थोड़ा सा नीचे। और कहां हो सकती है? 18,900 पर हो सकती है, 20 के थोड़ा सा नीचे। और कहां हो सकती है? 18,850 पर हो सकती है, 40 के थोड़ा सा ऊपर। इन जगहों पर क्या है निफ्टी में? इन जगहों पर निफ्टी में क्या है? स्ट्राइक प्राइसेस है। स्ट्राइक प्राइसेस है ना। इन जगहों पर निफ्टी में क्या है? स्ट्राइक प्राइसेस है। तो इन जगहों पर जब स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ओ शिट, तो सपोज करिए कि निफ्टी जो है यहां पर कहीं पर है अभी 19,040 के आसपास। मैं निफ्टी को रेड कलर से दर्शाता हूं। 19,040 के आसपास कहीं पर है। मैं निफ्टी को एक रेड कलर से दिखाता हूं, यहां कहीं है निफ्टी 19,000। और तो ये बताइए किन दो, यहां पर मैं स्ट्राइक प्राइसेस के नाम लिखता हूं। 19,050 वाली स्ट्राइक प्राइस है ये। ठीक है। उसके नीचे 19,000 वाली स्ट्राइक प्राइस। उसके नीचे 18,950 वाली स्ट्राइक प्राइस। इसके नीचे 18,900 वाली स्ट्राइक प्राइस। इसके नीचे 18,850 वाली स्ट्राइक प्राइस। अब बताइए अभी फिलहाल निफ्टी कौन सी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में है? अभी फिलहाल निफ्टी कौन सी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में? 19,000 और 19,050। कौन सी वैल्यू तक से लेकर के कौन सी वैल्यू तक ये इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में रहेगी? 19,001 से लेकर के 19,049 तक ये इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में रहेगी। सही है। तो हमको इमेजिनरी लाइन भी 19,001 से लेकर के 19,049 तक इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में यहां पर ऑप्शन चेन में दिखाई देगी। इस ऑप्शन चेन में आया समझ? अगर निफ्टी यहां होती तो 19,000 और 18,950 के स्ट्राइक प्राइस के बीच में, तो इमेजिनरी लाइन इन दोनों के बीच में दिखाई देती। आया समझ? जिन जिन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में निफ्टी ट्रेड कर रही होगी, इमेजिनरी लाइन, ये रेड कलर की महीन लकीर दिखाई दे रही है आपको। ये रेड कलर की महीन लकीर, इमेजिनरी लाइन, रेड कलर की थिन लाइन आपको उन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में दिखाई देती रहेगी। जैसे जैसे निफ्टी मूव करेगी वैसे वैसे इमेजिनरी लाइन अपनी जगह बदलती चली जाएगी। जब उन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच से निकल के
किन्हीं दो अदर दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में निफ्टी जाएगी तो इमेजिनरी लाइन बदल जाएगी। आपको मैं बता दूं कि इस बाजार में सारी लड़ाई इमेजिनरी लाइन के पीछे ही है। इस बाजार की सारी लड़ाई इमेजिनरी लाइन के पीछे ही है। इमेजिनरी लाइन कह लीजिए कि स्ट्राइक प्राइसेस के लिए इमेजिनरी लाइन अपने आप में, वो वाला गेम जानते हैं ना, गेम सुना है वो वाला, कौन सा वाला गेम होता है जो वेलकम मूवी में वो जो पेड़ के ऊपर बैठ के सब खेल रहे होते हैं, म्यूजिक बज रहा होता है, वो सब बॉल एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं, नहीं टग ऑफ वार नहीं, और म्यूजिक ऑल पास द वे, पासिंग द बॉल, ऐसे ही कुछ नाम है। म्यूजिक बज रहा है और बॉल एक दूसरे को पास किए जा रहे हो, 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 किए जा रहे हो। निफ्टी में वही गेम खेलती है, म्यूजिकल चेयर नहीं, बॉल पास कर, पासिंग द पार्सल असल नाम है, सही बोल रहे हैं, पासिंग द पार्सल, है ना, पार्सल को पास करना। ये बड़ा मजेदार गेम है। अब समझिएगा कि यहां क्या गेम। अब वो वेलकम पिक्चर में तो सीधा गोली मार दी जाएगी भैया जिसके पास बॉल बची। यहां पर क्या होगा, ये जो इमेजिनरी लाइन है इसका खेल शुरू होता है फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में। शुरू तो बहुत पहले से हो जाता है जब हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में। यहां चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में, 24 अगस्त है तो इसका खेल कब शुरू हुआ होगा, 18 अगस्त को 9:15 AM पर, सही है, ये खेल शुरू हो गया। पासिंग द पार्सल का म्यूजिक बजना शुरू हो गया। कौन सा म्यूजिक, 24 अगस्त की एक्सपायरी का म्यूजिक। द म्यूजिक स्टार्ट हियर, कब खत्म होगा, ये खत्म होगा 24 अगस्त को, कितने बजे, 24 अगस्त को 3:30 PM पर खत्म होगा ये म्यूजिक। तब तक इसी इमेजिनरी लाइन को हर एक स्ट्राइक का प्राइस का क्या काम है, पास करते रहो भैया, अपने पास से भगाओ। नहीं भगाए तो क्या होगा, अपने पास से अगर नहीं भगाए तो क्या होगा, कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे गलती से जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस रह गई ये सब जीरो हो जाएंगी। तो ये सब क्या चाहेंगी, ये सब की सब जीरो हो जाएंगी। तो सारी कॉल साइड वाली स्ट्राइक प्राइसेस क्या चाहेंगी, धक्का दे दे के, धक्का दे दे के, धक्का दे दे के, कैसे भी करके बाजार को ऊपर प्रेशराइज करके भगा के भगा के भगा के यहां तक लेके आ जाए, यहां तक लेके आ जाए, यहां तक, मतलब कैसे भी करके इनसाइड द इमेजिनरी लाइन रहने की कोशिश करें, एक तरीका यह कह लें, ताकि हम जीरो ना होने पाए। या फिर अगर उसको सीधे रास्तों में मैं कहूं तो जीरो होना एक अपने आप में वरदान है भैया, कि जीरो होना है अगर आप राइटर की निगाह से देखें तो। मतलब अगर मैं इसको सीधे शब्दों में कहूं कि अगर गलती से भी आप इमेजिनरी लाइन के अंदर रह गए तो आप जीरो नहीं हो पाएंगे। यानी कि कॉल साइड में हर एक स्ट्राइक प्राइस ये ट्राई करती है कि इमेजिनरी लाइन को पुश करके कितना नीचे कर दिया जाए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्राइक प्राइसेस की एलटीपी पर जीरो प्राप्त कर लिया जाए। मोक्ष है जीरो, मोक्ष है जीरो। तो ये ट्राई करती है पुश करते रहो, पुश करो नीचे ताकि मैक्सिमम स्ट्राइक प्राइसेस जीरो हो। पास करते रहो पार्सल को, पास करते रहो इमेजिनरी लाइन को नीचे की तरफ। लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि पुट साइड से भी आउट ऑफ द मनी वाली सारी स्ट्राइक प्राइसेस लगी हुई है इसको पुश करने में ऊपर की तरफ ताकि वो जीरो हो जाए। और इन दोनों की लड़ाई में बेचारी इमेजिनरी लाइन उलझी हुई है। कभी 250 की और 300 की स्ट्राइक प्राइस के बीच में खड़ी रहने वाली इमेजिनरी लाइन दोपहर में देखें 12-15 होते होते तो 300 और 350 के बीच की स्ट्राइक प्राइस में खड़ी हो गई। वहीं
शाम को देखे 3:15 होते होते तो 300 और 350 की स्ट्राइक प्राइस के बीच में उलझी रह गई। अगले दिन 21 को जब 9:15 पर बाजार फिर से ओपन होता है तो वही इमेजिनरी लाइन 300 और 350 के बीच के स्ट्राइक प्राइस में उलझी होती है, लेकिन वही 12 बजते बजते वो इमेजिनरी लाइन 350 और 400 के बीच में पुश कर दी जाती है, यानी कि पुट साइड से प्रेशर इंक्रीज किया जाता है। वहीं फिर 3 PM होते होते वो इमेजिनरी लाइन 350 और 400 के बीच में अटकी होती है, तो कहीं अगले दिन सुबह वही इमेजिनरी लाइन 400 और 450 के बीच में कहीं ट्रेवल कर रही होती है। दोपहर होते होते वही इमेजिनरी लाइन 400 और 450 के बीच में ट्रेवल कर रही होती है, तो शाम होते होते वही इमेजिनरी लाइन 350 और 400 के बीच में ट्रेवल कर रही होती है, यानी कि उसको पुश किया जा रहा है टॉप डाउन अप बॉटम टॉप बॉटम टॉप। अगले दिन सुबह 23 को मॉर्निंग में वही इमेजिनरी लाइन 400 और 450 के बीच में ट्रेवल कर रही होती है, तो दोपहर में 12:30 बजते बजते भी 400 450 के बीच में ट्रेवल कर रही होती है, और शाम को 3 बजते बजते भी 400 और 450 के बीच में ही कहीं ट्रेवल कर रही होती है, यानी कि कोई प्रेशर काम नहीं किया। और अगले दिन मॉर्निंग में यही इमेजिनरी लाइन कहां सीधा 500 और 550 के बीच में ट्रेवल कर रही होती है। दोपहर होते होते फिर से 500 और 450 के बीच में ट्रेवल कर रही होती है, और शाम होते होते 320 होते होते 350 और 400 के बीच में ट्रेवल कर रही होती है, और फाइनली जब उसका डेस्टिनेशन आता है 330 तो कहीं 350 और 400 के बीच में आकर के ये क्लोज हो जाती है। सो दिस इज हाउ the imaginary line is being parceled from one strike price to another strike price। एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरी स्ट्राइक प्राइस पर ये इमेजिनरी लाइन पार्सल की जा रही है। लोग भगा रहे हैं इसको अपने पास से। कॉल साइड वाले कहते हैं उधर जाओ, पुट साइड वाले कहते हैं ऊपर जाओ। दोनों अपनी अपनी तरफ से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि नेचुरली अगर बात करें प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक रूप से बाजार न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब कॉल साइड इज प्रेशराइजिंग डाउनवर्ड्स, कॉल साइड नेचुरली डाउनवर्ड्स प्रेशर क्रिएट करता है बाजार के लिए, एंड पुट साइड नेचुरली क्रिएट्स अपवर्ड प्रेशर। पुट साइड अपवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है, और इन दोनों के बीच में बाजार न्यूट्रल है नेचुरली। अगर कोई प्रेशर नहीं होगा तो न्यूट्रल रहेगा बाजार, जैसे अभी बंद है, न्यूट्रल है, रुका हुआ है इमेजिनरी लाइन इन दोनों के बीच में। यही चलने लगे बाजार, फिर प्रेशर बनने लगेगा। सो द मार्केट इज न्यूट्रल, बाजार न्यूट्रल है, और इमेजिनरी लाइन इन दोनों के बीच में ट्रेवल करती रहती है, ट्रेवल करती रहती है। क्यों ट्रेवल करती है? क्योंकि उसको पुश किया जाता है। जिसका प्रेशर ज्यादा, बाजार उसके अपोजिट। अगर कॉल साइड का प्रेशर ज्यादा तो बाजार पुट साइड की तरफ के वैल्यूज को जीरो नहीं होने देगा, और अगर पुट साइड का प्रेशर ज्यादा तो बाजार कॉल साइड के एलटीपीज को जीरो नहीं होने देगा। यानी कि हर एक स्ट्राइक प्राइस पर हर एक प्रीमियम, हर एक एलटीपी का ड्रीम है, सपना है कि काश कि मैं भी जीरो हो जाता, या काश कि मैं भी जीरो हो जाती, है ना। हर एक एलटीपी का सपना है कि काश कि मैं भी जीरो हो जाती। लेकिन अब क्या करें, वक्त है। समय के साथ जैसे जैसे बाजार में बदलाव आता है, वैसे वैसे लोगों के पास, स्ट्राइक प्राइसेस के पास इंट्रिंसिक वैल्यूज बची रह जाती हैं। ये इंट्रिंसिक वैल्यूज बेसिकली राइटर्स की नहीं होती है, बेसिकली ये बायर्स की होती हैं, खरीदार लोगों को मिलती हैं। ये राइटर को मैं नहीं मिल पाया, देना पड़ेगा बायर को, वापस करना पड़ेगा लास्ट में, ये सब वापस करना पड़ेगा राइटर।
मतलब कुल मिला जुला के बायर आकर के राइटर को पैसा दिया कि लो भैया, और लास्ट में राइटर को उसमें से पैसा बायर को वापस करना पड़ा, तो दर्द तो होता होगा ना। और जिन स्ट्राइक प्राइसेस पर पैसा वापस नहीं करना पड़ा, जो स्ट्राइक प्राइसेस जीरो हो गई, वहां राइटर का टारगेट अचीव हो गया। ठीक है सर, ईयरबड्स में वॉल्यूम नहीं आ रहा है, नया खरीद के भेज दूं? ऑर्डर कर दूं अमेजोन से? हैं? हैं? चलिए, 5 से नीचे क्यों नहीं जाता है प्रीमियम, 5 पैसा से नीचे क्यों नहीं जाता है प्रीमियम? जी हाँ, कैसे चला जाएगा? आखिरी ट्रेड किसी वैल्यू पर तो होगा, जीरो वैल्यू पर थोड़ा ही होगा। हाँ, आखिरी ट्रेड जीरो वैल्यू पर होगा क्या? कभी किसी दुकान पर गए कि मैं तुमको 0 रुपया देता हूं, तुम मुझे जीरो सामान दे दो? कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ तो वैल्यू होगी। तो सबसे छोटी प्राइस हमेशा टिक प्राइस होती है, टिक साइज इसको बोलते हैं। 5 पैसे का टिक साइज होता है मार्केट में, इसलिए वो 5 पैसा होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा 5 पैसे के मल्टीपल में ही चलता है, भारतीय बाजार। इंटरनेशनल मार्केट में इसको पिप्स कहते हैं, वहां 1 पैसे का पिप्स होता है। कई कई जगहों पर 1 पैसे से भी छोटा पिप्स होता है। हमारे यहाँ भी कुछ छोटे स्टॉक्स में, बीएससी में मैंने देखा है कि कई कई जगह 1 1 पैसे का भी शायद टिक साइज का भी शायद मैंने देखा है। पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद मैंने देखा है 1 1 पैसे भी मूव करता है। हाँ देखा है, बहुत छोटे स्टॉक्स रहेंगे तो देखा है मूव करते हैं, मूव करते हैं छोटे स्टॉक्स। हाँ ये देखिए, यही एक स्टॉक है, 12 रुपया 73 पैसा मूव कर रहा है ना, 12 रुपीज 73 पैसा, इसमें 1 पैसे का टिक साइज, तो ये 1 पैसा मूव करती है। जनरली ये 5 पैसे का होता है, निफ्टी में 5 पैसा होता है, तो 5 पैसा मूव करती है निफ्टी, इसलिए 5 पैसा लास्ट है, सबसे छोटी प्राइस है जिसपे ट्रेड हो सकता है, और आखिरी में ट्रेड होना अनिवार्य है, ट्रेड होना जरूरी है। ठीक है जी, पिप्स करेंसी में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बात करें? अब आगे की बात करते हैं। अब हमको ये तो पता चल गया कि इमेजिनरी लाइन क्या होती है और इसके फीचर्स कैसे होते हैं। पहला शब्द का मतलब पता चल गया। दूसरा शब्द, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। अब इसमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी का नहीं पता है कि स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या होती है? जिस स्ट्राइक प्राइस पर आखिरी ट्रेड 10 पैसे पर हुआ होगा उसका 10 पैसा वैल्यू आ रहा होगा, जिसपे 5 पैसे पे हुआ होगा उसका 5 पैसा वैल्यू आ रहा होगा। 10 पैसे पर सारी वॉल्यूम खत्म हो गई होगी, सारी वाई खत्म हो गई होगी, तो उसका 10 पैसा वैल्यू आ रहा होगा। वो आएगा हमेशा 5 या 10 पैसा ही, 5 पैसा ही होता है वो, 10 पैसा रह गया हो। ठीक है, नहीं पता स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या होती है? अब ध्यान से देखिए, अब इमेजिनरी लाइन तो आपको दिख गई, इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द दो स्ट्राइक प्राइसेस दिख रही है, इमेजिनरी लाइन से चिपकी हुई दो स्ट्राइक प्राइसेस दिख रही है, कौन कौन सी हैं? इमेजिनरी लाइन से चिपकी हुई दो स्ट्राइक प्राइसेस कौन कौन सी हैं बताइए? 19,400 और 19,350। सही है, 350 और 400, यदि जो जो दो स्ट्राइक प्राइसेस इमेजिनरी लाइन के बीच में दबी हुई होती हैं, मतलब जिन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में इमेजिनरी लाइन दबा हुआ है, उन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइसेस को हम लोग पेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस एट इमेजिनरी लाइन, यानी कि इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी कहते हैं। पेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस एट इमेजिनरी लाइन। अब इसमें एक बड़े कमाल की बात बताता हूं, याद रखिएगा जीवन भर। जैसे इमेजिनरी लाइन की जोड़ी है 19,350, आप भी क्या याद रखेंगे कि आपको मैंने ये बात बताई, और 19,400, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कमाल की बात है।
तो इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी है 19,350 और 19,400। हमेशा इस जोड़ी में एक स्ट्राइक प्राइस छोटी होती है और दूसरी स्ट्राइक प्राइस बड़ी होती है। ठीक है, एक छोटी स्ट्राइक प्राइस होती है और दूसरी बड़ी स्ट्राइक प्राइस। बताइए ना, कमाल की बात है। आप भी क्या याद रखेंगे? ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से जो दो स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं, एहसान मंद रहिएगा मेरा, इसमें से एक स्ट्राइक प्राइस हमेशा छोटी होती है और दूसरी हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, अब जो छोटी स्ट्राइक प्राइस होती है वो कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस, या कह लें कि कॉल साइड की सबसे आखिरी स्ट्राइक प्राइस जिसमें वैल्यू है इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो बड़ी स्ट्राइक प्राइस होती है वो पुट साइड की वो आखिरी स्ट्राइक प्राइस होती है जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो छोटी स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस हो गई और बड़ी स्ट्राइक प्राइस किस साइड की हो गई? पुट साइड की हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में? ये बात समझ में आ गई? छोटी स्ट्राइक प्राइस 350 किसकी है? कॉल साइड की, और 400 किसकी है? पुट साइड की। ठीक है, अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में, देखिए लिखा हुआ है कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू कर। अब करना क्या है, क्या शुरू करना है? भैया हमको रेजिस्टेंस ढूंढना है, सीधी सी बात है। क्या ढूंढना है हमको? रेजिस्टेंस ढूंढना है। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि ये जो पुट वाला है ना, ये जो पुट साइड वाले लोग हैं, ये धक्का दे रहे हैं इमेजिनरी लाइन। ये जो पुट साइड वाले लोग हैं, ये इमेजिनरी लाइन को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। कर रहे हैं ना ऊपर की तरफ पुश, कि भगो भाई 550 के बीच में चले जाओ, 600 के पास चले जाओ, 650 पर चले जाओ, 700 पर चले जाओ, हमारी जान छोड़ो, भागो यहां से। जब धक्का दे रहे हैं, अब आप बताइए। बहुत सारे लोग आपको पुश करने लगे, धक्का देने लगे, और आप उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। आपको पता है कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप ढूंढेंगे ना कितनी दूरी पर लोग खड़े हैं जहां पर इनको रोका जा सकता है, जो लोग हमको पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? इसके लिए जब ये इमेजिनरी लाइन को पुट साइड से पुश किया जाएगा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि भैया ये 500 ही रोक लेना, क्यों जाने दे रहा है ऊपर। सबसे पहले तो 500 ही टच जाए, तो हम 500 से उम्मीद करेंगे कि भाई रोक लो, कैसे भी करके रोक लो, मत जाने दो ऊपर। अगर नहीं रोक पाया तो हम किससे उम्मीद करेंगे? 500 भी नहीं रोक पाया, हार गया, तो अगली स्ट्राइक प्राइस कौन सी होगी? अगली स्ट्राइक प्राइस कौन सी होगी? 550। अगर 500 हार गया तो 550, 550 भी हार गया तो 600, 600 भी हार गया तो 650। अब ये बताइए, क्या यहां पर हम 500 के बजाय 450 से ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई तुम रोक लेना? 450 से नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हार चुका है, तभी तो बाजार 500 और 550 के बीच में आया। ये तो ऑलरेडी हार चुका है, नहीं रोक पाया ये बाजार को, तभी तो बाजार 500 और 550 के बीच में आया ना। यानी कि क्यों हार गया?
अब क्यों का तो जवाब नहीं। उससे मजबूत रहे होंगे पुट साइड में, इसलिए हार गया। क्यों हार गया इसका कारण ढूंढने जाएंगे तब तो फिर हो चुका। किसी डॉक्टर के पास जाइए, इमरजेंसी, एकदम इमरजेंसी लगी हुई है सर में, निकल रहा है लाल लहू। डॉक्टर पूछे पहले ये बताओ क्यों चोट लगा, तब इलाज करूंगा। है, क्यों लगा चोट, पहले ये बताओ तब इलाज करूंगा। ऐसा नहीं होता ना, हार गया तो हार गया। क्यों छोड़िए, अभी फिलहाल तो ये सोचिए कि रुकेगा कैसे, है ना। क्योंकि बहुत सारे अनलिमिटेड रीजंस हो सकते हैं, अनलिमिटेड एन नंबर ऑफ रीजंस, एन नंबर ऑफ, जितना हम सोच नहीं सकते उससे ज्यादा रीजन है कि क्यों हार गया, हार गया, हार गया। अभी फिलहाल रुकेगा कहां ये देखिए, ठीक है। रुकेगा कहां और कैसे, ये देखिए। अब इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से, अब यहां पर इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या है, 500 एंड 550। कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, अब इसमें से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस क्या है, 500, और 550 में से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस क्या है, 500 है। तो यहां से शुरू करेंगे। अगली लाइन लिखी हुई है, आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए। आउट ऑफ द मनी मतलब वो स्ट्राइक प्राइस जिन स्ट्राइक प्राइसेस के पास इंट्रिंसिक वैल्यूज नहीं है, वो स्ट्राइक प्राइसेस जिन स्ट्राइक प्राइसेस के पास इंट्रिंसिक वैल्यूज नहीं है, या फिर कह ले कि उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए। किससे बड़ी, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से बड़ी। अब 500 से बड़ी कौन सी स्ट्राइक प्राइस है बताइए, 500 से बड़ी कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 20,000, इस तरफ जाते हुए। समझ गए, इस तरफ जाते हुए। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, पिछली क्लास में सिखाया था ना कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। आई थिंक सो थियोरेटिकल, पिछली थियोरेटिकल क्लास में सिखाया था, है ना, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बारे में बताया था ना, कि नहीं बताया था, नहीं बताया था, बताया था मुझे जहां तक याद है। कोई यहाँ कहता है कोई ना कहता है, सुनिए फिर से क्या होता है ओपन इंटरेस्ट। जब आप ट्रेड करते हैं, जब आप किसी भी एलटीपी को लास्ट ट्रेडेड प्राइस को खरीदते हैं, बाई करते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस को, किसी भी एलटीपी को जब आप खरीदते हैं, जब आप ट्रेड करते हैं, जैसे 25 रुपीज 25 पैसे को आपने खरीदा, वैसे तो बताया था मैंने, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 25 रुपीज 25 पैसे को आपने खरीदा, तो आपको बेचने वाले दो तरह के लोग हो सकते हैं। कौन से दो तरह के लोग, 25 रुपीज 25 पैसा को खरीदा आपने, तो पहला वो व्यक्ति हो सकता है जिसने एग्जिस्टिंग बायर, जिसने पहले से खरीद रखा है, जैसे आप खरीद रखे हैं पहले से पोजीशन, तो आप बेचेंगे ना, तो जब आप बेचेंगे तो कोई खरीद लेगा, तो ये हो गया एग्जिस्टिंग बायर। और दूसरा कौन हो सकता है, न्यू राइटर, वो नया व्यक्ति
जो पोजीशन को नई राइटिंग कर रहा है, मतलब कोई डायरेक्टली आके इस प्रीमियम को बेचने की कोशिश कर रहा है। तो अगर एग्जिस्टिंग बायर पोजीशन आपको बेचता है और आप उसको खरीदते हैं, विल नॉट क्रिएट ओपन इंटरेस्ट। तो एग्जिस्टिंग बायर अगर आपको अपनी पोजीशन बेचता है तो वो पुरानी पोजीशन, एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑलरेडी आपको बेच रहा है, इसलिए यहां पर कोई नया ओपन इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। लेकिन अगर कोई नया राइटर ऐड आता है, होता है, नया बंदा आके इस पोजीशन को बेचता है, तो वो हमेशा एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। तो किसी भी राइटर की टोटल एग्जिस्टिंग पोजीशन, टोटल खड़ी पोजीशन बेची हुई, जो अभी तक वापस से खरीदी नहीं गई है, स्क्वायर अप नहीं की गई है, ऐसी पोजीशंस को हम लोग ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ऐसी पोजीशंस को हम लोग ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप गोवा जाते हैं घूमने, तो गोवा में स्कूटी आप रेंट पे लेते हैं, तो जो स्कूटी वाले ने आपको रेंट पर स्कूटी दिया, तो उसके पास भले ही 100 स्कूटी है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको रेंट पे सपोज करिए टोटल उसने दिन में 60 स्कूटी दे रखी है, तो 60 हो गया उसका ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि 60 स्कूटी उसकी अभी भी मार्केट में है। 40 जो उसके पास पड़ी हुई, इससे कोई लेना नहीं, उसका ओपन इंटरेस्ट 60 हुआ, 60 हुआ, है ना। तो जब भी कोई राइटर अपनी पोजीशन मार्केट में बेच के छोड़ देता है, बायर नहीं, बायर की पोजीशन से ओपन इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा, याद रखिएगा। क्योंकि बायर जब खरीद रहा है तो उसको बेचने वाला हो सकता है, बायर हो सकता है, लेकिन जब नया राइटर बेच रहा है तो वो हमेशा नई पोजीशन ही है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब नया राइटर बेच रहा है और पुराना राइटर वापस अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा है, इसमें भी पुराना वाला ओपन इंटरेस्ट खत्म होगा और नया जनरेट होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि नया जनरेट ही नहीं हुआ, पुराना वाला खत्म होगा और नया जनरेट होगा। यानी कि राइटर जब जब बेचेगा, हर बार एक नया ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा ही होगा, हर बार एक नया ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा ही होगा। लेकिन बायर जब जब खरीदेगा तब नया ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो, ये जरूरी नहीं है, इस बात को याद रखिए। तो जब भी राइटर नई पोजीशन क्रिएट करता है मार्केट में, उसको हम लोग ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, जब वो स्क्वायर ऑफ कर देता है तो ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो ऐसे करके ओपन इंटरेस्ट हमेशा बढ़ता और घटता रहता है। और चाहे बायर ट्रेड करे चाहे राइटर ट्रेड करे, जब जब वो ट्रेड करेंगे, चाहे खरीदे चाहे बेचे, हर बार एक लॉट के बराबर एक वॉल्यूम मार्केट में क्रिएट होती रहेगी। तो अगर यहां पर 44,40,000 वॉल्यूम है, 44,40,253 वॉल्यूम है, तो इसका मतलब इतने लॉट्स की ट्रेडिंग हुई है, इतने लॉट्स की ट्रेडिंग हुई है। ठीक है, नहीं ये क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी हमेशा डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 50। आपको समझ नहीं आया, चलिए फिर समझाते हैं।
नहीं आ रहा है पूरा भाई। पूरा क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्लियर तो रहा हूँ यहाँ पर मैं पूरा। पूरा ही ले रहा हूँ। करिए, आता रहेगा वो। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। कट के ही आ रहा है वो। आधा स्क्रीनशॉट आ रहा है। एक ही साइड का आ रहा है। क्या होता रहता है इसमें? हाँ, नहीं आता है, पता नहीं। चलिए सुनिए। नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। लिख लेते हैं। सपोज देर इज ए स्ट्राइक प्राइस 19,500। 19,500 की एक स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, ये क्या होगी? ये हो गई स्ट्राइक प्राइस। अब 19,500 की स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द दो एलटीपी होंगी। एक एलटीपी होगी कॉल की और दूसरी एलटीपी होगी पुट की। ठीक है, मान लीजिए कॉल की एलटीपी है यहां पर 26 रुपीज और पुट की एलटीपी मान लीजिए है यहां पर 13 रुपीज। अब मान लीजिए एकदम पहला दिन है, यहां पर ओपन इंटरेस्ट जो है ओआई अभी मैं जीरो दिखा रहा हूं। जीरो मतलब कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको एकदम शुरू से दिखा रहा हूं।
और वॉल्यूम भी मैं यहां पर आपको 0 दिखा रहा हूं। वॉल्यूम भी मैं यहां पर आपको क्या दिखा रहा हूं, 0 दिखा रहा हूं। मतलब कोई वॉल्यूम भी नहीं है, एकदम शुरू की बात है, कुछ नहीं है यहां, कोई वाई नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है। ऐसे ही इस तरफ भी वॉल्यूम 0 और वाई 0। ठीक है। नाउ यू, यू मतलब यू, आप वांट टू बाई और सीई, एक कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरा, योर फ्रेंड, अब आप नहीं, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त wants to buy a P, एक पुट ऑप्शन खरीदना चाहते हैं। आप एक कॉल खरीदना चाहते हैं, आपका दोस्त एक पुट खरीदना चाहता है। दोनों लोग एक टेलीग्राम सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, और एक आदमी को टेलीग्राम सर्विसेज के ग्रुप ए में डाल दिया गया है, और दूसरे आदमी को टेलीग्राम सर्विसेज के ग्रुप बी में डाल दिया गया है। एक को टेलीग्राम वाले ने बाई का सिग्नल दे दिया और दूसरे को सेल का सिग्नल दे दिया है। ठीक है। तो आप कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं और आपका दोस्त पुट ऑप्शन खरीदना चाहता है। ठीक है। तो बेचेगा कौन आप, सवाल ये। तो बेचेगा कौन आपको, हु विल सेल। नहीं, दोस्त का अलग ट्रेड चल रहा है, आपका अलग चल रहा है, दोस्त नहीं बेचेगा। देयर कैन बी टू काइंड ऑफ बायर्स, यहां पर तो दो तरह के बायर नहीं हो सकते, क्योंकि यहां एग्जिस्टिंग नहीं है। यहां पर हमेशा न्यू राइटर ही आएगा, बेचने वाला हमेशा नया ही आएगा। और राइटर ऑफर्स 20 लॉट्स ऑफ निफ्टी। सीई, एक राइटर जो होता है वो निफ्टी के 20 लॉट के कॉल ऑप्शन राइट करने का ऑफर करता है। और इस तरफ भी, और राइटर ऑफर्स 20 लॉट्स ऑफ निफ्टी पी, इधर पी ऑफर करता है 20 लॉट। अब आपको 20 लॉट नहीं खरीदना है, नहीं इच्छा है आपकी 20 लॉट खरीदने की, 20 लॉट्स खरीदने की इच्छा नहीं। तो अगर आपकी 20 लॉट्स खरीदने की इच्छा नहीं है, तो आप क्या करते हैं, यू बाई 5 लॉट्स, आप 5 लॉट खरीद लेते हैं। एंड योर फ्रेंड बाइज 1 लॉट, आपका दोस्त, आपका मित्र 1 लॉट खरीदता है। आप 5 लॉट खरीदते हैं, आपका दोस्त 1 लॉट खरीदता है। ठीक है। 20 की इच्छा नहीं है आपकी, 20 से कोई लेन देना भी नहीं है। ऑफर कितना भी करें, हमको उससे लेना देना नहीं है। ठीक है। अब ये बताइए कि राइटर ने बेचा, आपने खरीदा, बायर ने कॉल साइड में कितने लॉट्स खरीदे, बायर ने कॉल साइड में कितने लॉट खरीदे, 5 लॉट्स खरीदे। राइटर ने भले ही 20 ऑफर किए, लेकिन बायर ने 5 खरीदे, तो ओपन इंटरेस्ट कितना आया, 5। या कह ले 5 × 50 निफ्टी का लॉट साइज, चाहे 5 या 5 × 50, जो मन करे वो कह लें, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो वही चलेगा।
50 से गुणा कर लें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो हमेशा ऐसे ही चलता है। तो हम यहाँ पर 5 मोटा मोटा लिख के चलते हैं। 5 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। पुट साइड में कितना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ आप बताइए? पुट साइड में कितना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ? 1 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, क्योंकि यहां पर एक लॉट आपने खरीदा है। यानी कि राइटर चाहे जितने भी लॉट ऑफर कर ले, बायर जितने खरीदेगा ओपन इंटरेस्ट उतना ही क्रिएट होगा। आई बात समझ में? राइटर चाहे जितने भी ऑफर कर ले, ऑफर करने से लेना देना नहीं है, बायर जिस प्राइस जितने खरीदेगा वो कहलाएगा ओपन इंटरेस्ट। अब कॉल साइड में टोटल कितने लॉट की ट्रेडिंग हुई है? कॉल साइड में टोटल कितने लॉट की ट्रेडिंग हुई है? 5 लॉट्स की। तो कॉल साइड की वॉल्यूम भी 5 हो गई। और पुट साइड में टोटल कितने लॉट्स की ट्रेडिंग हुई है? 1 लॉट की। तो पुट साइड की वॉल्यूम भी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है। 1। अब देखिए आगे क्या होता है। अब समझिएगा आगे क्या हुआ। अब आपने 5 लॉट खरीद लिया, तो अब इसको जीवन भर संजो के तो रखेंगे नहीं? संजो के रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे ना? क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि कभी ना कभी तो इसको आप बेचेंगे, आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल बेचेंगे। अगर इंट्राडे तो आज ही बेचेंगे, पोजिशनल है तो कल बेचेंगे। तो जब बेचेंगे तो आप क्या करेंगे? ऑफर करेंगे। बायर यानी कि यू ऑफर 5 लॉट्स ऑफ निफ्टी। तो अब तो ऐसे ही है अपने आप में। अब आप कह रहे हैं आपको बेचना है क्योंकि आपको प्रॉफिट हो गया, और चूंकि आपके दोस्त को नुकसान हो गया इसलिए वो कह रहा है उसको भी बेचना है। योर फ्रेंड, अब एक को प्रॉफिट होगा तो एक को नुकसान तो होगा ही। 1 लॉट ऑफ निफ्टी। आपने 5 लॉट निफ्टी के ऑफर कर दिए और आपके फ्रेंड ने 1 लॉट निफ्टी का ऑफर कर दिया। सही है। आपने 5 लॉट्स निफ्टी के ऑफर कर दिए और आपके फ्रेंड ने 1 लॉट निफ्टी का ऑफर कर दिया। सवाल ये कि इसको खरीदा किसने? अब यहां पर जिस राइटर ने 20 लॉट ऑफर किए हैं, हो सकता है कि वो भी कमजोर दिल वाला हो, या हो सकता है कि ना हो। तो यहां पर खरीदने वाले आपके वाले में तो 2 लोग निकले। कौन कौन? और राइटर बॉट
one lot and a new buyer bought 2 4 lots. एक राइटर ने 1 लॉट खरीद लिया और एक नए बायर ने कितने लॉट्स खरीदे? 4 लॉट खरीदे। अब बताइए, जो राइटर के 5 लॉट्स मार्केट में घूम रहे थे उसमें से 1 लॉट क्या हो गया? वापस चला गया ना? 1 लॉट वापस चला गया कि नहीं चला गया? कितने बचे अब मार्केट में उसके? कितने लॉट्स बचे मार्केट में? 4। तो यही 4 हो गया ओपन इंटरेस्ट। यही 4 हो गया ओपन इंटरेस्ट। नए कितने लॉट्स की ट्रेडिंग हुई? नए कितने लॉट्स की ट्रेडिंग हुई? 4+1 5 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई। 5 की हुई ना कि 10 की हुई? 5 आपने बेचा और एक राइटर ने खरीदा, 4 आपके दूसरे बायर ने खरीदा, तो 5 बेचा गया, 5 खरीदा गया, तो कितने लॉट की ट्रेडिंग हुई? 10 कि 5? 5 भैया, 10 नहीं। एक दूल्हे की एक दुल्हन से शादी हुई, यहां 2 को होना जरूरी है, दूल्हा का भी होना जरूरी है और दुल्हन का भी होना जरूरी है। एक दूल्हे के एक दुल्हन से शादी हुई, कितनी शादियां हुई? 2 कि 1? खाना भले ही आप 2 प्लेट खाए थे, खाना भले ही आप 2 प्लेट खाए थे, शादी तो एक ही हुई ना भैया। हाँ, अजय कुमार जी, 2 शादी कैसे हो गई? क्या चाह रहे हैं? इक्को दिन ना टिके, पहले ही दिन झगड़ा हो जाए? हैं? 2 प्लेट खाने के चक्कर में। हम्म। तो यहां पर टोटल 5 लॉट की ट्रेडिंग हुई, पहले से 5 लॉट की ट्रेडिंग हो चुकी थी, नई 5 लॉट की ट्रेडिंग हो गई। टोटल लॉट्स कितने, टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? 10। या फिर इसको 5+1+4 कह सकते हैं, इज इक्वल टू 10। 10 हो गई वॉल्यूम। ठीक है। अब आपका जो फ्रेंड है उसने भी 1 लॉट ऑफर किया था, पुट साइड का। न्यू बायर बॉट 1 लॉट, नए बायर ने खरीदा। क्या यहां ओपन इंटरेस्ट में कोई फर्क पड़ेगा? एक बायर एग्जिट हुआ, नया बायर आ गया। एक बायर एग्जिट हुआ, नया बायर आ गया, तो वाई 1 की 1 जस की तस है। वॉल्यूम पहले से 1 थी, नए 1 लॉट की ट्रेडिंग हुई, तो टोटल वॉल्यूम 2 हो गई। पहले से 1 थी, नए 1 लॉट की ट्रेडिंग हो गई, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई? 2 हो गई। बॉट का मतलब खरीदा। ये अजय कुमार जी सही में आप इतने ही मासूम हैं या मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं?
हाँ। हम्म। सही में इतने ही मासूम है या मासूम सही में बनने की कोशिश कर? हर सेलर राइटर नहीं होता। यहां पर जो आपके फ्रेंड ने ऑफर किया है, इसने भी तो बेचा है ना, तो क्या ये राइटर कहलाएगा? क्या इसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ क्या? क्या इसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ? नहीं ना, तो ये राइटर नहीं कहलाएगा। जिस बिकवाली की वजह से ओपन इंटरेस्ट जनरेट होगा वही राइटिंग कहलाएगी। आई बात समझ में? वाई क्यों तो होगी? ओपन इंटरेस्ट क्यों तो होगा? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से आपने एक किताब ली। एक किताब, वन बुक। लाइब्रेरी का ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? वन हुआ। एक किताब चली गई है उधार में, लाइब्रेरी में नोट हो गया। नोटेड है ना? आपने ये किताब अपने दोस्त को दे दी। अब लाइब्रेरी में कितनी किताब उधार गई है? दो चली गई क्या? अब लाइब्रेरी से कितनी किताब उधार गई है? दो गई क्या? एक ही गई ना। आपके दोस्त ने अपनी दोस्त को दे दिया। अब लाइब्रेरी से कितनी किताब गई है? एक ही गई है ना। उसके दोस्त ने उसके दोस्त को दे दिया। अभी भी लाइब्रेरी से कितनी किताब उधार गई है? एक ही गई है ना। उसके दोस्त ने लाइब्रेरी में किताब वापस कर दिया। अब लाइब्रेरी से कितनी किताब गई है? जीरो। आई बात समझ में? यही ओपन इंटरेस्ट भी है। राइटर से आप एक पोजीशन लेकर के आए, वो पोजीशन आप बांटते रहे, बेचते रहे, कोई नया खरीद लिया, नया वाले ने बेच दिया, पुराने फिर नया खरीद लिया, ऐसे ऐसे वो चलता चला गया, वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, उस किताब का ट्रांजेक्शन बढ़ता गया। किताब एक हाथ से दूसरे हाथ पहुंच गई। वो काउंट करें अगर आप, तो पांच हाथ में किताब चली गई, तो पांच वॉल्यूम हो गई। लेकिन ओपन इंटरेस्ट तो लाइब्रेरी में एक ही है ना भैया। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो जितना राइटर ने बेच रखा है, दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। घूम रहा है, बायर ने खरीदा, दूसरे को बेचा, दूसरे ने खरीदा, तीसरे को बेचा, तीसरे ने खरीदा, चौथे को बेचा। तो ओपन इंटरेस्ट वो कंटिन्यूड रहेगा। नया राइटर आएगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, पुराना राइटर जाएगा, ओपन इंटरेस्ट घट जाएगा। अभी तो पावर की बात ही नहीं हो रही है। सर ऐसे ही बुलिश और बेरिश का समझा है प्लीज। अरे अभी बुलिश बेरिश नहीं चल रहा है भाई, अभी वाई वॉल्यूम की बात चल रही है।
अभी वो आई वॉल्यूम की बात चल रही है। ये आपकी मेमोरी के लिए मैं ट्वीट कर देता हूँ। मेरा स्निपिंग टूल सही काम कर ही नहीं रहा है, फिर भी कोशिश करता हूँ। बताइएगा हमको समझ में आया कि नहीं आया, ट्विटर पे ही। ठीक है, तो ये होता है ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। तो अब हम लोग कहां तक पहुंचे? अब हम लोग पहुंचे इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, या फिर कह लें कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, यहां तक पहुंच गए। इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो, अब यहां से चलिए, अब देखिए इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी 19,400 और 450 में से कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट बताइए किस स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है आपको? ओआई वाले कॉलम में बताइए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट। क्या 1,68,000 सबसे बड़ा है? नहीं। क्या 3,17,000 है? नहीं। क्या 5,74,000 है? जी हाँ, यही पिंक कलर का, इसीलिए यही सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 500 की स्ट्राइक प्राइस पर है। आप चलना कहां से शुरू किए हैं? आप चलना शुरू किए 400 की स्ट्राइक प्राइस से, यहां से जहां दिल बना हुआ है। तो उस हर्ट से चलना शुरू किए हैं आप, टुवर्ड्स दिस साइड चलना शुरू किए आप। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको 500 की स्ट्राइक प्राइस पर मिल गया। फिर इसी हर्ट से चलना शुरू करिए। अब सबसे बड़ी वॉल्यूम ढूंढिए। अब सबसे बड़ी वॉल्यूम आपको मिलती है 600 की स्ट्राइक प्राइस पर। अब बताइए ओपन इंटरेस्ट इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है या वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है? ओपन इंटरेस्ट इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है या वॉल्यूम इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब है? ओपन इंटरेस्ट ज्यादा करीब है। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट है वही स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस हुई? यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस के अंदर दम है इमेजिनरी लाइन को रोक लेने का। इस स्ट्राइक प्राइस के अंदर दम है इमेजिनरी लाइन को रोक लेने का। 19,500 यही रेजिस्टेंस कहलाएगी। किसका रेजिस्टेंस? किसकी वजह से यह दम है? ओआई की वजह से है या वॉल्यूम की वजह से? किसकी वजह से है ये दम? क्या मिला था करीब? ओआई मिला था करीब, तो ओआई की वजह से है ये दम, इसलिए ये ओपन इंटरेस्ट
का रेजिस्टेंस है, इसलिए ये ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है, ओआई का रेजिस्टेंस। पुट साइड में देखिए, बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए यानी कि 450 से शुरू करते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 400 की स्ट्राइक प्राइस पर, सबसे बड़ी वॉल्यूम 450 की स्ट्राइक प्राइस पर। सवाल यह कि इसमें से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब कौन है? दोनों तो सटी हुई हैं, दोनों तो लगी हुई हैं। इसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि आपने चलना कहां से शुरू किया था। हमने चलना यहां से शुरू किया। अब बताइए पहले कौन मिला, पहले वॉल्यूम मिला या पहले ओआई मिला? जब आप यहां से इस दिशा में चलना शुरू किए तो सबसे पहले कौन मिला आपको? वॉल्यूम मिला। तो इसलिए वॉल्यूम को कहेंगे कि ये ज्यादा करीब है इमेजिनरी लाइन के। तो सपोर्ट क्या हुआ? सपोर्ट हुआ 19,450, क्योंकि इसी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे बड़ी वॉल्यूम है। किसका सपोर्ट हुआ? वॉल्यूम का हुआ या ओपन इंटरेस्ट का हुआ? वॉल्यूम की वजह से यह सपोर्ट हुआ, ना कि ओपन इंटरेस्ट की वजह से। तो यहां पर सपोर्ट हुआ 19,450। तो दो बातें सामने आती हैं, पहला कि किस स्ट्राइक प्राइस पर है ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट, दूसरा किसका है ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट। तो किसका में तीन आंसर आ सकते हैं, ओआई, वॉल्यूम या फिर दोनों, बोथ। BOTH, बोथ का मतलब होता है दोनों। BOTH, बोथ मतलब दोनों। तो ओआई का मतलब ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम, और बोथ का मतलब दोनों। चलिए जरा देखते हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस, किसी भी अदर स्टॉक को। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी 1220 एंड 1230 में छोटी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है 1250 की स्ट्राइक प्राइस पर 1770, और सबसे बड़ी वॉल्यूम दिखाई देती है 1250 की स्ट्राइक प्राइस पर 1844, 1844। अंदर का नंबर पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, हर बार खाली कलर देख के मत गुजर जाइएगा, अंदर के नंबर्स को पढ़ने की आदत डालिए। दोनों एक साथ खड़े हैं तो रेजिस्टेंस हुआ 1250, किसका? बोथ का। ऐसे ही बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते समय सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट मिला 1130, और सबसे बड़ी वॉल्यूम मिली 777। दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर खड़े हैं, 1200 की स्ट्राइक प्राइस पर खड़े हैं, इसलिए यही सपोर्ट है। और ये किसका सपोर्ट है? बोथ का। क्या सपोर्ट क्या हुआ? 1200 बोथ। तो अब ये प्रैक्टिस आज आपको रात में करनी है, कम से कम 100 स्टॉक्स के साथ करेंगे, 100 अलग अलग जगह पर। कि रेजिस्टेंस क्या है? 6000 बोथ। रट जाना चाहिए एकदम, एक बार में पूछू तो याद आ जाए, 6000 बोथ सीधा निकल जाना चाहिए। सपोर्ट क्या है? 5900 वॉल्यूम, एक बार में आंसर आना चाहिए। इंडसइंड बैंक रेजिस्टेंस क्या है? 1420 वॉल्यूम, नींद में भी उत्तर आ जाना चाहिए। सपोर्ट क्या है? 1400 बोथ। MRF रेजिस्टेंस क्या है? 1,10,000 बोथ। सपोर्ट क्या है? 10,18, अरे 1,80,000 वॉल्यूम। अरे WTT नहीं चल रहा है अभी भाई, WTT अलग टॉपिक है, समझ गए? टाटा पावर रेजिस्टेंस क्या है? 250 बोथ। सपोर्ट क्या है? 240 वॉल्यूम। रेजिस्टेंस क्या है? 250 बोथ। सपोर्ट क्या है? 250 वॉल्यूम। यूबीएल रेजिस्टेंस क्या है? 1600 बोथ।
यूबीएल रेजिस्टेंस क्या है 1600 बोथ, सपोर्ट क्या है फॉर 1500 बोथ। वेदांता रेजिस्टेंस क्या है 240 बोथ, 240 बोथ। वेदांता का सपोर्ट क्या है 230 बोथ, वेदांता का सपोर्ट क्या है 230 बोथ। वोल्टास रेजिस्टेंस क्या है 830 वॉल्यूम, 830 वॉल्यूम। सपोर्ट क्या है 830 वॉल्यूम, 830 वॉल्यूम। चाहे जिस भी स्टॉक को जिस भी टाइम फ्रेम पर जिस भी दिन आप देखें, आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट वैसे ही दिख जाना चाहिए, देखते ही पता चल जाना चाहिए। 5100 सपोर्ट वॉल्यूम, 5200 रेजिस्टेंस बोथ, ग्रासिंग 1800 रेजिस्टेंस सपोर्ट वॉल्यूम, दोनों तरफ देख करके ही आपको ये बात पता चल जानी चाहिए, और हमेशा पता चल जानी चाहिए। आइशर मोटर 3400 रेजिस्टेंस बोथ, 3300 सपोर्ट वॉल्यूम। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। कल फिर मिलेंगे हम लोग नई क्लास में। डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स ऑन और यूट्यूब चैनल, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को हमारे चैनल की लिंक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कल मैंने आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया था, पता नहीं आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा। जरूर देखिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। क्या फ्यूचर में, भविष्य में आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं कि मैं बनाता रहूं? तो बिल्कुल बनाऊंगा, और नहीं चाहते तो बोल दीजिएगा, तो नहीं बनाऊंगा। आज मैं लाइव आया था, लाइव पर भी जाके अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करिए। क्या भविष्य में आप चाहते हैं कि मैं लाइव आता रहूं? तो जरूर जाके अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करिए। नहीं चाहते तो वो भी लिख दीजिए कि मत आइएगा, अगली बार तो नहीं आएंगे। ठीक है। राहुल केटके जी लिखते हैं मत बनाना, तो इनको इग्नोर करते हैं। आपके कहने से थोड़ी बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा तो कह दिया, बहुत बड़ी बात है। हैं? ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना। आदमी जब जाता है कहीं, तो पहली बार उसको कुछ नाश्ता पानी मिलता है तो सीधे मना करता है ना, नहीं 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 नहीं, फिर अंतिम में खाता है ना। है? तो आपके कहने से थोड़ी होगा, जो हमको करना होगा वही करेंगे। पूछ लिया, ये बहुत बड़ी बात है। इतना इज्जत दे रहे हैं, कम है क्या राहुल जी? हाँ। चलिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।